डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी लेक्चर वीडियो है इसके अंदर हम अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये मेरे पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स किए थे बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और ये एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। हमें ये चीज़ पता है कि हमारा ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बट स्टिल हम क्या करेंगे कि अपनी प्रैक्टिस बनाने के लिए कि जब भी हमें प्रॉब्लम मिले तो हम उसको चेक कर लें कि ये बैलेंस है या नहीं। हम हमेशा सप्लाईज को तमाम ऐड करेंगे और चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है और डिमांड को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम अपनी लेक्चर वीडियो के अंदर टोटल सप्लाईज को और टोटल डिमांड्स का जो स्टेप मैंने आपको बताया है ऐड करने का, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखें, मेरे पास डिमांड्स टोटल गिवन है 76 प्लस 82 प्लस 77। तो मेरे पास टोटल सप्लाई जो आई है वो आई है 235, और टोटल डिमांड मेरे पास 72 प्लस 102 प्लस 41 मैंने किया 215 आई है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई जो है वो इक्वल नहीं आई है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। वैसे तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि ये मेरे पास एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे इस वक्त मैंने आपसे ये काम इसलिए करवाया है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, आप सबसे पहले यही चेक करें कि वो बैलेंस्ड है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप आधा सॉल्यूशन कर लें उसके बाद आपको पता चल रहा हो कि ये तो बैलेंस थी ही नहीं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास अनबैलेंस प्रॉब्लम आती है हम उस पर पहला स्टेप ये करते हैं कि टोटल सप्लाई चेक करते हैं कितनी है, टोटल डिमांड चेक करते हैं कितनी है, और उसके बाद फिर फिलहाल आप इसको रहने दें, ठीक है। अब जो मेरे पास क्वेश्चन इस तरीके से गिवन था, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा कि देखें, जब मैंने देखा तो मेरे पास सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड कम थी। इसका मतलब हमने फर्स्ट लेक्चर वीडियो जो इंट्रोडक्शन किया था उसमें हमने ये बात डिस्कस करी थी कि जब भी मेरे पास डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिमांड जनरेट करना पड़ेगा। और अगर मेरे पास डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा होती है तो मैं एक डमी कॉलम जनरेट करती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं एक डमी कॉलम को जनरेट करूँगी तो मेरे पास जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन तमाम की तमाम चीज़ें सेम है जो मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में थी, सिर्फ मैंने यहाँ D3 के बाद एक डमी कॉलम जनरेट किया है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और इसकी मैंने कॉस्ट क्या रखी है, 000 रखी है, ठीक है। ये बात हमने लेक्चर 1 में भी डिस्कस की थी कि जब भी हम डमी कॉलम बनाएंगे तो क्या करेंगे कि उसकी कॉस्ट क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। और अगर रॉ इवेंट बनाते तो वो उसकी भी कॉस्ट क्या रखते, 0 ही रखते। बट यहाँ पर हम सिर्फ कॉलम की हद तक ही रहेंगे क्योंकि हमें टोटल डिमांड कम थी, सही है। तो इसलिए हमने क्या किया, डमी कॉलम जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे डमी कॉलम जो हमने जनरेट किया है उसकी डिमांड क्या आएगी, वो कैसे आएगी कि हम सप्लाई में से डिमांड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो यहाँ इस डमी कॉलम की क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। तो ये 20 जो है वो इस डमी कॉलम की क्या बन गई है, मेरे पास डिमांड बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जब भी हमें अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिलेगी हम उसका स्टेप करेंगे। उसके बाद अब देखिए, अब मेरे पास सॉल्यूशन बिल्कुल एज इट इज़ अप्लाई होगा कि मैं चेक करूँगी डिमांड और सप्लाई में से क्या चीज़ मेरे पास ज़्यादा है। तो मेरे पास यहाँ पे 72 डिमांड है, सप्लाई 76 है। तो 72 क्योंकि कम है तो मैं यहाँ पे 72 को क्या करूँगी, एलोकेट कर दूँगी। 72 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगी, और यहाँ से भी जब मैं 72 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब मेरे पास क्योंकि ये पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे 0 आ चुकी है डिमांड, तो मतलब कि मेरा ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। मींस मैं यहाँ पे और ऑपरेशन नहीं कर सकती। देन मैं यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ पे मेरे पास जो डिमांड है वो है 102, जबकि सप्लाई जो है वो 4 है। तो हम मिनिमम एलोकेट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 4 एलोकेट हो जाएगा, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 4 में से 4 जाएगा 0, और 102 में से जब मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये बचेगा 98, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सप्लाई 0 हो चुकी है तो अब मेरे पास ये वाली पूरी रॉ भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये तो मेरे पास ऑलरेडी ख़त्म है, यानी मैं यहाँ पे ऑपरेशन नहीं कर सकती। तो अब मैं इसके ऊपर मूव करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास डिमांड 98 है, सप्लाई क्या है 82। तो 98 और 82 में लीस्ट कौन सा है, 82। तो वो मैं यहाँ पर एलोकेट कर देती हूँ 82, और जब मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, और 98 में से जब आप 82 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास सप्लाई 0 हो चुकी है तो ये वाला ओवरऑल कॉलम मेरे पास रॉ मेरे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, सही है। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 16। यहाँ पे मैं क्यों नहीं गई, क्योंकि ये मेरा कैंसिल हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आऊँगी तो देखिए यहाँ पे मेरे पास
16 के अंदर, यानी डिमांड जो है वो क्या है 16 है, और जो सप्लाई है इसकी वो क्या है 77 है। तो जो लीस्ट है वो क्या है 16। तो 16 को मैं यहाँ पे एलोकेट करूँगी, यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 16 में से 16 जाएगा तो 0, और 77 में से जब 16 मेरे पास चला जाएगा तो ये बचेगा 61। सही है जी। अब इसके बाद ये क्योंकि 0 हो चुका है तो इसका मतलब अब मैं इस वाले को भी कैंसिल आउट कर दूंगी, इसका काम ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगी तो देखें यहाँ पे मेरे पास जो मेरी डिमांड है वो कितनी है 41 है, जबकि जो सप्लाई है वो कितनी है 61 है। तो 41 और 61 में मेरे पास मिनिमम कौन है 41, तो यहाँ पे मैं 41 एलोकेट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ से मेरे पास 41 जब सब्ट्रैक्ट होगा बचा 0, और 61 में से जब मेरे पास 41 चला जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 0 हो चुका है तो ये वाले का भी यानी कि काम ख़त्म। सही है, यहाँ पे मैं फर्दर कोई ऑपरेशन नहीं करूँगी। अब इसके ऊपर आ जाते हैं तो देखें डिमांड भी 20 है और सप्लाई भी 20 है। मींस जो मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का प्रोसेस कर रही थी वो सही था अब तक, यानी मैंने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करी है। तो 20 में एलोकेट कर दूंगी, और यहाँ पे जब एलोकेट होने के बाद सब्ट्रैक्शन होगी तो ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे पास जो मेरा सॉल्यूशन है वो हो गया। सही है, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कुछ ये होता है, मैं इसकी टोटल कॉस्ट निकालूंगी। तो हम लिख देते हैं टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या ऐसे आएगी 72 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 82 इंटू 24 प्लस 16 इंटू 16 प्लस 41 इंटू 24 प्लस 20 इंटू 0। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 20 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस्ट के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डमी रॉ या डमी कॉलम जनरेट करने से हमारी कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्या क्या मैंने बताया 4 इंटू 72 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 82 इंटू 24 प्लस 16 इंटू 16 प्लस 41 इंटू 24 प्लस 20 इंटू 0। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा इसका, इस पूरे का जो टोटल कॉस्ट आएगी मेरे पास वो आएगी, जब आप कैलकुलेटर में रखेंगे 3528। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कॉस्ट का कोई यूनिट नहीं गिवन तो मैं यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं लगाऊंगी, गिवन होता तो मैं लगाती। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब हम एक और चीज़ सीखेंगे। हम ये चीज़ सीखेंगे कि नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन मेरे पास क्या होता है। देखिए कोई भी सॉल्यूशन अगर मेरे पास नॉन डीजेनरेट होता है उसकी मेरे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि मेरे पास जो पाथ वो फॉलो करे वो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट से मुराद कि वो क्लोज ना हो, ओपन पाथ होना चाहिए। ठीक है, क्लोज पाथ मेरे पास कौन सा होता है कि अगर कोई पाथ इस तरीके की फॉलो करे कि यानी वो जहाँ से स्टार्ट हो वहीं आके स्टॉप हो जाए तो वो क्लोज पाथ होता है। अगर कोई इस तरह से जा रहा हो कि वो जहाँ पे स्टार्ट है वहाँ पे आके दोबारा से स्टॉप नहीं हो रहा तो वो मेरे पास क्लोज पाथ नहीं होता। ठीक है, तो नॉन डीजेनरेट के लिए मेरे पास दो कंडीशंस होती हैं कि जो भी पाथ हो वो क्लोज ना हो यानी इंडिपेंडेंट हो, और वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो जो कंडीशन है m+n-1। m मेरे पास जो है वो होती है नंबर ऑफ सोर्सेस। ठीक है, n जो है वो मेरे पास होता है डेस्टिनेशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सोर्स प्लस डेस्टिनेशन -1 तो देंगे सोर्सेज मेरे पास हैं 3 तो 3। ठीक है, यहाँ पे आप करके देखें 3 प्लस n मेरे पास क्या है डेस्टिनेशन। अब मेरे पास 1 2 3 4 है क्योंकि मैंने डमी जनरेट किया है तो मैं उसको भी इंक्लूड करूँगी। तो 3 + 4 - 1 तो ये क्या आएगा 3 + 4 = 7, 7 - 1 = 6। ठीक है, तो ये मेरे पास आया है 6। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो क्या है कि मेरे पास एलोकेटेड सेल्स कितने हैं टोटल। तो देखें एलोकेटेड सेल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एलोकेटेड सेल भी 6 है, और जो मेरे पास m+n-1 का आंसर आया वो भी 6 आया है। तो इसका मतलब कि मेरे पास ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई है। और पाथ इंडिपेंडेंट कैसे है देखें, हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था, फिर हम यहाँ गए, उसके बाद फिर हम यहाँ गए, फिर हम यहाँ गए और यहाँ चले गए। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं हुआ कि ये दोबारा रिटर्न होके इधर ही आ गया हो। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट पाथ है, प्लस इसने m+n-1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया है। तो ये मेरे पास एक नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है। तो मैं लिख सकती हूँ कि दिस सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। होप आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई क्यूरी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।